जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और पढ़ाई का काफ़ी ज़ोर और शोर होगा तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से। और कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी आपका ये सारा जो लेक्चर अभी तक मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो सारे अपडेटेड होंगे। कुछ देर के लिए हम प्रीवियस लेक्चर जो है वो रिवाइज़ करते हैं जो हमने, क्योंकि पूरे हफ्ते का जो पढ़ा होता है वो थोड़ा सा जहन में से रिफ़्रेश करना जहन में वो बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के हवाले से, टॉपिक चल रहा है हमारा, जिसमें अभी तक हमने 3 इसकी टेक्निक्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है ना वो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वो मेथड्स और वो स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। यानी प्रोग्रामिंग के दौरान प्रोग्रामिंग करते हुए हम जो डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कहते हैं। उसमें 4 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तीसरी हमने डिस्कस की थी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लास्ट टाइम, और चौथी जो है वो विजुअल प्रोग्रामिंग। 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को हमने बड़ी तफसील से इसको डिस्कस किया था कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हम प्रोग्राम को डिफरेंट सेक्शंस और यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम सब प्रोग्राम्स भी कहते हैं और उनको हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं। और हर मॉड्यूल और सब प्रोग्राम के अंदर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के हवाले से रिलेटेड और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और इसमें हमने डिस्कस किया था एग्जांपल के साथ, हमने बड़ी तफसील के साथ, कि इसमें हम जो सिंपल जो डिफरेंट सब प्रोग्राम्स बनाते हैं वो उनको हम कॉल्ड प्रोग्राम्स भी कहते हैं, और जहाँ से इनको कॉल किया जाता है उनको हम कॉलिंग प्रोग्राम कहते हैं, जिस प्रोग्राम से इसको कॉल किया जाता है। ये हम डिफरेंट जो ये सब प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स बनाते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, इसमें इन में से किसी को भी हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिसको हमने परफॉर्म करवाना हो उसको हम कॉलिंग प्रोग्राम में से कॉल कर सकते हैं। और जब उसको कॉल, किसी भी स्पेसिफिक सब प्रोग्राम को या मॉड्यूल को कॉल किया जाता है तो कंट्रोल जो है वो फ़ौरन उसी स्पेसिफिक जो है ना वो सब प्रोग्राम या मॉड्यूल पे शिफ्ट हो जाता है, और उसकी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के बाद, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा वापस जो है वो उसी जगह पे वापस आ जाता है जहाँ से उस सब प्रोग्राम को कॉल किया था। अगर इसके बेनिफिट्स हमने पढ़े थे कि एक तो रीयूजेबिलिटी है। रीयूजेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि इसमें हम किसी भी सब प्रोग्राम को हम, मसलन एक सब प्रोग्राम है सम है, तो उसको हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी बनाया हमने एक दफ़ा ही है, लेकिन हम इसको बार बार इस कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो कॉल कर सकते हैं सिर्फ बाय यूजिंग इट्स नेम। दूसरा जो है ना वो हमने इसका बेनिफिट पढ़ा था कि इसकी कोडिंग करना आसान है, क्योंकि छोटा सा एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, और लार्ज प्रोग्राम की निस्बत जो है ना वो स्मॉल प्रोग्राम को मैनेज करना आसान है, और इसमें मॉडिफिकेशन आसान है, क्योंकि अगर हमने कोई तब्दीली करनी है तो सिंपल छोटे सब प्रोग्राम में करनी है, हमें पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा इसको हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि ईज़ियर टू मेंटेन है। मेंटेन इस सेंस में है क्योंकि हर सब प्रोग्राम जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और अगर हम एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, यानी हर एक की अपनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं। जिस तरह से आप देखें कि ये सम है तो इसके अंदर सम की इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर सब है तो ये सब्ट्रैक्शन के हवाले से इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से इंस्ट्रक्शंस हैं, डिवीजन है तो डिवीजन के हवाले से इंस्ट्रक्शंस हैं। यानी हर एक के अंदर अपनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये सब प्रोग्राम्स जो हैं वो
एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट है। और अगर हम किसी एक के अंदर तब्दीली करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका अफेक्ट जो है वो किसी दूसरे सब प्रोग्राम या मॉड्यूल पे नहीं पड़ता। ये हमने बड़ी तफसील के साथ इसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद इसी के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, इसी के अंदर हमने फर्दर इसकी जो है ना वो 3 टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं। एक को हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं, एक को हम कंडीशनल या सिलेक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं, और एक को हम आइटरेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंशियल लफ्ज़ सीक्वेंस से निकला है। इसमें हम स्टेटमेंट्स को जिस ऑर्डर और सीक्वेंस से हम लिखते हैं वो उसी ऑर्डर और सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होती हैं। इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो स्किप नहीं होती और कोई भी स्टेटमेंट मोर देन 1 टाइम्स जो है वो रिपीट नहीं होती, बल्कि हर स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़ा ही परफॉर्म और एग्जीक्यूट होती है। जिस तरह से इसका मैंने जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि ये सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, इसमें स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4 है, और इसमें हमने इन्हीं स्टेटमेंट्स को जिस ऑर्डर से हमने इसको लिखा है वो उसी ऑर्डर और सीक्वेंस से वो एग्जीक्यूट होंगी। इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो स्किप नहीं होगी और कोई भी एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन इसके मुकाबले में हमने दूसरी जो पढ़ी थी कंडीशनल या जिसको हम सिलेक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं, इसमें हर स्टेटमेंट ने लाजमी प्रिंट नहीं होना होता, बल्कि इसमें कोई स्टेटमेंट ने स्किप भी होना होता है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट की जो प्रिंटिंग है और उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर डिपेंड कर रही होती है। यानी इसमें आप देखेंगे कंडीशन है और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो जाएगी और स्टेटमेंट 2 को वो इग्नोर कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो 1 स्किप हो जाएगी और 2 को वो एग्जीक्यूट कर देगा। यानी दोनों स्टेटमेंट में से उसने एक को परफॉर्म करना है और एक को स्किप करना है, एक को इग्नोर करना है। तो इसमें जो इस कंडीशनल या सिलेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर स्टेटमेंट जो है वो गिवन कंडीशन पर डिपेंड कर रही होती है, और उसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो पहले वाली स्टेटमेंट को वो इग्नोर कर देता है और नेक्स्ट जो फॉल्स पार्ट वाली, यानी इसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, एक को हम कहते हैं ट्रू पार्ट और एक को हम कहते हैं फॉल्स पार्ट। तो जो मसलन ये कंडीशन है तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये इसका ट्रू पार्ट है, यानी ट्रू स्टेटमेंट है, और ये फॉल्स है तो ये इसकी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ट्रू होने की सूरत में ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट होगी और फॉल्स होने की सूरत में फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी। उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट हमने मसलन इसकी एग्जांपल देखी थी, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कंडीशन क्या बेसिकली होती है। कंडीशन कोई भी होती है, मसलन जिस तरह से मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 40, यानी कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये कंडीशन जो है वो अगर ट्रू हुई, मसलन हम स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करते हैं तो स्टूडेंट के नंबर जो है अगर 40 है या 40 से अबव है, अगर हम एंटर करते हैं तो वो पास प्रिंट कर दे, बात कंडीशनल हो रही है। और अगर इसके नंबर जो है वो 40 से कम है तो वो फेल प्रिंट कर दे। इसका मतलब ये है कि इसमें जो हम नंबर एंटर करेंगे वो वेरीफाई होगी, वो मैच होगी। अगर वो कंडीशन जो है हमारे दिए हुए और इनपुट किए हुए मार्क्स जो हैं वो 40 है या उससे अबव है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट प्रिंट जो है पास वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। और अगर जो है ये फॉल्स है, अगर ये जो है वो अगर ये नंबर यानी कि मार्क्स जो है वो 40 से कम है तो वो फेल जो है ना वो प्रिंट कर देगा। यानी इसमें एक वक्त में सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, या पास या फेल। लेकिन ये पास और फेल की जो प्रिंटिंग है और इसकी वर्किंग है ये इस कंडीशन पे यानी हमारे दिए हुए मार्क्स पर डिपेंड कर रही होती है कि हम जो नंबर उसको देते हैं वो उसको वेरीफाई करता है तो उसके मुताबिक। तो इसमें इस स्ट्रक्चर के अंदर चूँकि स्टेटमेंट की जो वर्किंग है और उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो
आप कह लें कि कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पर डिपेंड कर रही होती है, इसलिए हम इसको कंडीशनल या सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो तीसरी इसकी कैटेगरी है टेक्निक है आइट्रेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर, और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टेटमेंट्स को ये हम उस वक्त स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं जब हमने स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना हो, यानी इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टेटमेंट जो है वो नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट होती है, इसलिए इसको हम लूप भी कह सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम टू पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से अगर किसी स्टेटमेंट को नंबर ऑफ़ टाइम मसलन 10 टाइम या 50 टाइम अगर हमने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम आइट्रेट यानी इस आइट्रेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। या दूसरे नंबर पे ये है कि अगर हमने एक सीक्वेंस के साथ या हमने नंबर को मसलन अगर हम 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो 1 2 3 4 5 यानी हम उसको हमने दे देना है उसको 1 से लेकर 10 तक हमने उसको रेंज बता देनी है, तो वो ऑटोमेटिकली उसने 1 से लेकर 10 तक तमाम नेचुरल नंबर्स प्रिंट कर देने, यानी वो खुद ब खुद वो उन नंबर्स को एक एक इंक्रीमेंट करते हुए उसको रिपीट करेगा। ये कैसे करेगा वो आगे हम इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे। अभी आपने ये ज़हन में रखना है कि जो आइट्रेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है ये इस स्ट्रक्चर को हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी स्टेटमेंट को जो है ना वो नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट करना हो या किसी नंबर को या नंबर ऑफ़ सीरीज़ को यानी 1 से लेकर 10 तक हमने नेचुरल नंबर या 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर्स या ऑड नंबर हमने प्रिंट करवाने हो, तो उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था जिस तरह से ये आइट्रेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर का जो है वो इसका मॉडल है, इसकी वर्किंग का किस तरह से वर्किंग करता है ये। इसमें भी कंडीशन आपको पता है कि मैंने बताया था कि कंडीशन इसमें भी देते हैं, लेकिन इसमें ये कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट प्रिंट होती है, और जब तक ये कंडीशन जो है वो रिमेन्स ट्रू तो दिस स्टेटमेंट विल बी कंटिन्यू टू प्रिंट, यानी ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी वो उस वक़्त तक ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होती रहेगी, और ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो तब इसकी वर्किंग और एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप होगी। यानी इसमें ये जो स्टेटमेंट है ये जो ट्रू वाली वो उस वक़्त तक प्रिंट होती रहेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी ये लूप चलता रहेगा। तो इसलिए इसको यानी ये स्टेटमेंट जो है चूँकि हम नंबर ऑफ़ टाइम्स प्रिंट करवा रहे हैं तो इसलिए इस स्ट्रक्चर के अंदर चूँकि रिपीटेशन होती है किसी भी स्टेटमेंट के हवाले से या किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के हवाले से, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम आइट्रेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में हमने फ़र्स्ट इसकी टेक्निक डिस्कस की थी। दूसरी हमने टेक्निक डिस्कस की थी इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो हमने बड़ी तफसील के साथ इसको पढ़ा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम एक एडवांस टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। यानी इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर और ऊप भी कह सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इस प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई जगह हो सकती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और ये जो मसलन ये आम तौर पे इन लैंग्वेजेस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए या मैनेज करने के लिए हवाले से इसको इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से अगर हमने किसी पर्सन का रिकॉर्ड अगर हमने लेना है या किसी भी आइटम या थिंग या जिस तरह बुक है उसका रिकॉर्ड हमने स्टोर करना है, या किसी भी प्लेस के हवाले से लाहौर या गुजरांवाला उसके हवाले से कोई रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो ये जो पर्सन है या कोई चीज़ है या कोई जगह है, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स।
और ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। डाटा क्या है कि जो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसकी खसूसियात हैं, जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन है तो नेम, एज और हाइट जो है ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, और इसको हम डाटा भी कह सकते हैं, डाटा भी कहेंगे। तो ये डाटा है, और उसके फंक्शंस क्या हैं कि वॉक, टॉक एंड ईट, ये उसके फंक्शंस हैं। तो जब हम डाटा और फंक्शन दोनों को एक इकट्ठा एक ही प्रोग्राम बना के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जब हम मेंशन करते हैं तो इस एडवांस टेक्निक को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। और इसको इसमें C++, जावा और C# जो है ये 3 लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं जिसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना वो टेक्निक जो है वो इस्तेमाल होती है, यानी ये एडवांस टेक्निक जो है। उसके बाद हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस की थी इसकी टेक्निक जो तीसरी है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है वो ऐसी टेक्निक है जिसमें जो स्टेटमेंट्स है वो एक पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंड करती है, यानी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट नहीं होता, उस वक्त होती है जब उससे रिलेटेड पर्टिकुलर इवेंट जो है वो परफॉर्म होता है। मसलन इवेंट क्या है, मैंने आपको बताया था कि इवेंट कोई ना कोई एक्शन है। मसलन कीबोर्ड से आप कोई की प्रेस करते हैं तो दिस इज़ एन इवेंट, जब आप माउस से कोई क्लिक करते हैं तो दिस इज़ एन इवेंट। तो इसमें कोई प्रोग्रामिंग, ये ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें स्टेटमेंट जो है वो उस सूरत में प्रिंट होती है या उस सूरत में एग्जीक्यूट होती है जब उस स्टेटमेंट से रिलेटेड जो हमने रिलेट किया हुआ इवेंट होता है वो हम परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम मसलन हम कहते हैं जी पाकिस्तान प्रिंट हो जाए, लेकिन उसको हम रिलेट कर रहे हैं कि माउस के क्लिक करने से, तो पाकिस्तान प्रिंट उस सूरत में होगा जब माउस पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक एक इवेंट है, और जब हम माउस से क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान प्रिंट होगा, अदरवाइज़ जो है ना वो प्रिंट नहीं होगा। तो इसमें जो पाकिस्तान की प्रिंटिंग है, ये जो इसकी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन है या वर्किंग है वो किसी पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंड कर रही है, यानी क्लिक करने पे। तो ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के अक्कर होने पे डिपेंड करे तो उस प्रोग्रामिंग को हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम जो है ना वो हमने सारा इसको डिस्कस किया था। तो इसको हम आप इसको दोबारा ज़रा थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लें, उसके बाद जो है ना वो मैं आपको अब नया लेक्चर जो है वो आज जो चौथा इसका स्टार्ट करते हैं वो इसको पहले आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें।